नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। भारत की पेट्रोल डीजल कंपनी इस समय लगभग 15 रुपये प्रति लीटर तक का मुनाफा पेट्रोल डीजल पर कमा रही है, लेकिन आम जनता के लिए जो कीमतें हैं वो कम नहीं की गई हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और लगभग 5 वर्ष से जब से लॉकडाउन लगा है तब से पेट्रोल डीजल की जो इनके जो वैश्विक स्तर पर जो इसके रेट है वो गिरे हुए हैं, लेकिन भारत में इनकी कीमतें कम नहीं की गई। अब तक तो अभी सरकार ने इस पर जो बयान दिया था कि पेट्रोल डीजल को लेकर के जो कंपनियों पर दबाव था कि वो इसके जो प्राइस है वो कम करें, लेकिन वो कम ना कर पाए। इसको लेकर के सरकार ने कंपनियों पर 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। तो ये जो ड्यूटी बढ़ाई है उसकी वजह से कंपनियों को बहाना मिल गया कि वो अभी भी पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो कम नहीं करेंगे। तो आज सबसे पहले इसी खबर का हम रुख करते हैं। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि भारत में पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो पाकिस्तान में जो कीमतें होती हैं उससे भी ज़्यादा हैं, अधिक हैं, जबकि हम उनसे ज़्यादा एक विकसित देश हैं, हमारे पास संसाधन और ज़्यादा हैं। लेकिन उसके बावजूद भारत में जो आम जनता है, जो उपभोक्ता है, वो सरकार और इन कंपनियों की जो पेट्रोल डीजल जो कंपनियां हैं इनकी मनमानी का खामियाजा भुगत रही हैं। और ये मुद्दा ऐसा है जो प्रत्येक व्यक्ति की जेब से जुड़ा हुआ है। आप भले ही वाहन ना चलाते हों, लेकिन आपको बढ़े हुए किराए के दंश को झेलना पड़ता है। तो हुआ ये है कि इसके विषय में हम विस्तृत आपको जानकारी देते हैं। कच्चे तेल की कीमतें 4 साल के सबसे निचले स्तर पर अभी पहुंच गई हैं। यदि वैश्विक बाजार की बात करें तो $65.41 प्रति बैरल ये प्राइस अभी चल रहा है। आखिरी बार ऐसा अप्रैल 2021 में हुआ था, जिस समय लॉकडाउन लगभग लगा हुआ था और उस समय कच्चे तेल की जो कीमत थी वो $63.40 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। और इस गिरावट ने रिफाइनरिंग मार्जिन जो होता है पेट्रोल डीजल पर, इनके शुद्ध बचत का जो मुनाफा होता है उसको ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक बढ़ा दिया था। अभी भी वैसी ही स्थिति बनी हुई है, लगभग उतना ही रेट इसका है। रीज़न है इसके पीछे कि जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन और एआई इनकी ज़्यादा खपत होना, इसको लेकर के अमेरिका यूरोप में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होना, तो उसकी वजह से अब धीरे धीरे क्या है कि पेट्रोल और डीजल पर पूरी दुनिया अपनी निर्भरता कम करते जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भारत में जो कंपनियां हैं वो प्राइस कम करने को तैयार नहीं है। जो मुनाफा अभी इस समय पेट्रोल डीजल कंपनियां कमा रही हैं वो इस प्रकार से हैं कि जो तेल कंपनियां हैं वो प्रति लीटर पेट्रोल पर इस समय शुद्ध रूप से 12 से 15 रुपये प्रति लीटर तक का मुनाफा कमा रही हैं। रिफाइंड करने के बाद जो मुनाफा उन्हें बनता है ये पेट्रोल पर है और डीजल पर लगभग 6.12 तक का शुद्ध इन्हें मुनाफा हो रहा है। तो फिर भी ये कंपनियां अपनी जो पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उनको कम क्यों नहीं कर रही हैं? तो ऐसा माना जा सकता है कि कंपनियां इस मुनाफे के चलते पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती कर सकती हैं, लेकिन इसके उलट सरकार ने उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए ही शायद, ये हमारा अनुमान है कि इन कंपनियों पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो 2 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दी है। अब इससे कंपनियों को कीमतें घटाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो अब कीमतें नहीं घटाएंगे और वे मुनाफा कमाती रहेंगी। बदले में सरकार को उन पर जो एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई है उसका पैसा अलग से मिलेगा। तो ये जनता को अब राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि पेट्रोल डीजल के जो प्राइस है वो कम होंगे। अभी जो तेल कंपनियां हैं अक्सर घाटे का हवाला देकर कीमतें बढ़ा देती हैं। ये बताती हैं कि हमें काफ़ी घाटा हो रहा है, तो ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते जाते हैं। लेकिन जब इन्हें मुनाफा होता है, अब जैसे इन्हें भारी भरकम मुनाफा हो रहा है, लगभग पेट्रोल पर 15 रुपये प्रति लीटर तक का शुद्ध मुनाफा हो रहा है और वहीं जो डीजल है उस पर लगभग 6.12 रुपये प्रति लीटर तक का शुद्ध मुनाफा इन्हें हो रहा है। उसके बावजूद आप सोचिए इनके पास जो अभी तेल है
जो यूज़ करने लायक जो पेट्रोल है वो लगभग 15 रुपये है, और आप उसका 100 रुपये से भी ज़्यादा दे रहे हैं। ये हाल आपका और इनका है। ये इतना बड़ा जो गैप है वो देखने को मिल रहा है। तो अक्सर ये जब इनको घाटा होता है तो ये कह देते हैं कि घाटा हो रहा है तो कीमत बढ़ा देते हैं, लेकिन जब इनको मुनाफा होता है तो ये जो कंपनियां हैं ये प्राइस नहीं बढ़ाती हैं। और लेकिन इसके साथ ही जो सरकार है इसके उलट, जैसे हाल ही में एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई 2 रुपये प्रति लीटर तक, तो सरकार भी इन्हें प्राइस घटाने के लिए इन पर दबाव नहीं डालती हैं। तो ऐसे में सरकार और ये कंपनियां मिलकर जो मुनाफा कमाते रहते हैं और जनता को घाटे में डालकर रखते हैं, यानी कि जनता पर एक्स्ट्रा राजस्व का बोझ डालते रहते हैं। अभी जैसे भारत की बात करें तो पिछले 5 सालों में 7 बड़ी तेल और गैस कंपनियां ने केवल, जैसे कि इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इनको अगर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें तो इसको जो घाटा हुआ था, लास्ट जो घाटा हुआ था 2019-20 में एक बार मामूली घाटा हुआ था, उसके बाद से ये मुनाफे में ही चल रहे हैं। और लॉकडाउन के समय तो हमें बताया गया था कि भारत तेजी से बहुत अधिक मात्रा में जो कच्चा तेल है वो खरीद रहा है, जो भारत की कंपनी ऑफ कोर्स उनके माध्यम से, ताकि हमारा 5 से 6-7 साल तक का जो स्टॉक है वो पूरा हो जाए और हमें जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं उन पर हमारी निर्भरता कम हो जाए। तो ये देश की सुरक्षा को लेकर के, देश की जो विदेश नीति है उसको लेकर के इसे अहम कदम बताया गया था। उस समय जनता ने सोचा चलो अच्छी बात है, एक स्टॉक बन जाएगा और साथ में पेट्रोल डीजल के प्राइस भी कुछ कम होंगे, लेकिन सरकार उसका मुनाफा लेती रही है। जो पेट्रोल डीजल जो कंपनियां हैं वो इसका मुनाफा लेते रहे हैं, लेकिन जनता के हाथ में वही इसके बढ़े हुए दाम हैं। तो अब जनता के साथ हो क्या रहा है? पेट्रोलियम मंत्रालय की पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल जो है उसके आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों ने पेट्रोल और डीजल से कुल मिलाकर करीब 35 लाख करोड़ की जो कमाई है वो की है, और ये कमाई इतनी अधिक है कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़ी योजनाएं वर्षों तक चलाई जा सकती हैं। ये इतनी बड़ी कमाई है। तो अब इसमें एक भारी असंतुलन दिखाई देता है। अक्सर क्या होता है कि ये जो पूरी व्यवस्था में है इसमें साफ दिखता है कि जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तब तो ये कंपनियां प्राइस बढ़ाकर जनता पर एक्स्ट्रा बोझ डाल देती हैं, लेकिन जब कीमतें घटती हैं तो कंपनियां और सरकारें मिलकर ऐसा कुछ चालाकी करती हैं कि ये जनता को इसका लाभ नहीं लेने देते, बल्कि अपने खजाने भरते रहते हैं। जैसे अभी 2 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी सरकार ने बढ़ा दी है, और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पेट्रोलियम मंत्री है उन्होंने कहा कि जनता को इसका कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो एक्साइज ड्यूटी है ये जनता के लिए नहीं है, ये क्योंकि पेट्रोलियम जो कंपनी है जो रिफाइंड के लिए विदेश से पेट्रोल डीजल खरीदती हैं उन पर ये लग रहा है। तो ऐसे में हमें तो लगा कि चलो ये उन पर लग रहा है, लेकिन असल में हुआ ये कि अगर सरकार को इन कंपनियों को प्राइस कम करने के लिए कहना चाहिए था, ताकि कंपनियां पेट्रोल डीजल के जो प्राइस है उनको कम ना करें और प्राइस उतना ही बना रहे, तो उन पर ये एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगा करके इसको रोका गया, क्योंकि सरकार को भी डायरेक्ट उससे राजस्व का मुनाफा होता है जब जनता ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे करती है पेट्रोल डीजल की कीमतों के आधार पर। तो ऐसे में ये आज की हमने पूरी रिपोर्ट आपको बताई है। आप भी अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है वो खरीदे जा रहे हैं। सरकार दिल्ली में तो 3 साल का लगभग 2027 तक का एक अल्टीमेटम बनाया गया है कि यहाँ पर जो पुराने वाहन है 10 वर्ष से ऊपर के जितने ट्रांसपोर्ट के वाहन हैं सरकारी, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, उनको सबको बदल दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वाहन में, जिसमें कि यहाँ के ऑटो और बस वगैरह वो सब जो नए परमिट जो दिए जाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वाहन के दिए जाएंगे। यह एक अच्छी पहल है। तो जब ये आप कर ही रहे हो तो पेट्रोल डीजल के प्राइस कम क्यों नहीं करते? क्यों नहीं इन कंपनियों पर दबाव बनाते कि ये पेट्रोल डीजल के प्राइस कुछ तो कम करें, ताकि जनता को राहत मिले बढ़ती हुई महंगाई से। और जबकि ये कंपनियां भारी मुनाफे में चल रही हैं। तो आज की ये खबर आम जनता की जेब से जुड़ी हुई थी। आपको इसमें क्या जानकारी है, आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं अगली खबर पर।
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। दरअसल क्या है कि राष्ट्रपति को 3 महीने में जो लटके हुए विधेयक हैं, जिनको मतलब वो पारित तो हो गए हैं संसद की तरफ से, लेकिन उन योजनाओं को लागू नहीं किया गया है, तो इसको लेकर के विधेयकों पर, जो लटके विधेयक है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर अंदर उन पर अपना फाइनल डिसीजन लेना होगा। अक्सर होता ये है कि जो राज्यपाल है उसके पास अधिकार होता है कि कोई भी विधेयक यानी कि कोई भी कानून या बिल जो पास होके आया है विधेयक के रूप में, उसको वो रोक सकते हैं ताकि वो उसको उसके क्रियान्वयन पर वो अपनी उनका कंट्रोल होता है। तो ऐसे में वर्षों वर्षों तक विधेयक लंबित रहते हैं और लटके रहते हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि जो राज्यपाल है उसके बाद ये अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, वो इस पर अंतिम फैसला लेते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति को सुनिश्चित करना होगा कि 3 महीने के अवधि के अंदर अंदर जो विधेयक है वो लागू हो जाए, वो लटका ना रहे, उस पर काम चालू हो जाए। तो ये पूरी खबर है, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। जो हमारा जो प्रशासन का जो ढांचा है वो इतना सुस्त क्यों है और क्यों योजनाएं लटकी रहती हैं लंबे समय तक। हमने पहले कुछ समय पहले देखा था कि दिल्ली के अंदर एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में एक लंबा झगड़ा चला इसी तरीके की समस्या को लेकर। तो आज की ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। तो खबर इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व टिप्पणी में पहली बार ये सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा भेजे गए लंबित विधेयकों पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। और यह टिप्पणी तमिलनाडु सरकार की ओर से एक दायर याचिका में 8 अप्रैल को की गई है, बीते 8 अप्रैल को दी गई है, जिसमें राज्यपाल RN रवि द्वारा 10 विधेयकों को लंबित रखने का मुद्दा उठाया गया था। इन विधेयकों को राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेजा हुआ था, कि विचार के लिए भेजा हुआ था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पारित करने का आदेश दिया और फैसले की कॉपी बीती रात सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। तो ये जो विधेयक है, जो 10 विधेयक अभी लंबित है, लटके हुए हैं, इनको लागू करने के लिए राष्ट्रपति जी को सुझाव दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप 3 महीने के अंदर अंदर इन पर अंतिम फैसला लेके इन्हें आगे बढ़ाएं, पारित करें, आगे बढ़ाएं ताकि ये विधेयक जो है वो लागू किए जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी टिप्पणी की है, तो पूरा जो मामला है वो क्या था उसके बारे में जान लेते हैं। जस्टिस JB पारदीवाल और जस्टिस R महादेवन की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने फैसले में कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित 3 महीने की समयावधि को अपनाना उचित होगा। पीठ ने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा उनके विचारार्थ आरक्षित विधेयकों पर 3 महीने के अंदर अंदर फैसला लेना अनिवार्य है। यदि यह समय सीमा से अधिक विलंब होता है तो इसके लिए उचित कारण बताना चाहिए और संबंधित राज्य को इसकी सूचना देनी होगी कि क्या कारण है कि विधेयक अभी भी 3 महीने से अधिक में लंबित है। साथ ही पीठ ने राज्यों से सहयोग की अपील की है और जिसमें विधेयकों से जुड़े सवालों के जवाब देने और केंद्र सरकार को सुझाव पर तेजी से कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो ये पूरा मामला है। अब इसमें राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उस पर भी विचार किया जा रहा है। तो क्या होती है राज्यपाल की शक्तियां? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि राज्यपाल द्वारा विधेयक को दूसरे राउंड में राष्ट्रपति के पास भेजना अवैध है और उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को विधेयक पर असहमति जताने या इसे राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार है, लेकिन इसमें कोई समय सीमा तय नहीं है। अभी तक कोई समय सीमा तय नहीं थी, तो जिसकी वजह से क्या है कि वो लंबे समय तक लंबित रहते थे। मान लीजिए एक राज्य में जो है राज्यपाल जो मनोनीत होते हैं वो केंद्र की तरफ से होते हैं और राज्य सरकार होती है वो दूसरी पार्टी की होती है। तो ऐसे में दोनों के बीच में खींचतान चलती रहती है, राज्य की सरकार और वहाँ पे जो LG जो कार्य कर रहे हैं उनके आपस में खींचतान चलती रहती है, जिसकी वजह से विधेयक जो है वो लंबे समय तक लंबित रह जाते हैं। क्योंकि राज्यपाल के पास इसका अधिकार होता है कि वो राष्ट्रपति के पास विचार के लिए इसको भेजे और उसकी कोई समय सीमा तय नहीं थी, तो वही समय सीमा तय करने का अनुरोध या आग्रह या सुझाव कह सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने अपने इस फैसले में किया है। और वो समय सीमा इन्होंने राष्ट्रपति को कहा है कि सुझाव दिया है कि अंतिम 3 महीने तक होना चाहिए। 3 महीने से अधिक यदि होता है तो राज्य सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा। तो राज्यपाल विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रखें और राज्य की विधायी प्रक्रिया को बाधा में डालें, यह टिप्पणी की है तो ये रुकना चाहिए। यह टिप्पणी राज्यपालों की भूमिका पर एक नई बहस को जन्म दे रही है। तो ये पूरा मामला था। अब ये याचिका जो दी थी वो तमिलनाडु सरकार ने दी थी। एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि राज्यपाल द्वारा 10 विधेयकों को अनावश्यक रूप से रोका हुआ है जो राज्य के विकास कार्य को प्रभावित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विधेयकों को तत्काल पारित करने का निर्देश देते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से बेहतर समन्वय की अपील की थी। और इस विधेयक से तमिलनाडु में राजनीतिक हलकों में अब उत्साह देखा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो 3 महीने के अंदर इन विधेयकों को, जो 10 विधेयक लंबित थे, इनको पारित करना होगा। तो अब इस पर विशेषज्ञों की क्या राय है? विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में इसका असर संवैधानिक रूप से पड़ेगा। यह फैसला राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों को सीमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यह निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तेज करने में मदद करेगा और राज्यपालों की मनमानी पर भी अंकुश लगाएगा। और दूसरी ओर कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने चिंता जताई है कि यह कदम संवैधानिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है, जिस पर आगे बहस की जरूरत है। वैसे हमारा इस पर मानना ये है कि जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के मुनाफे या उनके फायदे के आधार पर अपनी बात कह रहे हैं, जबकि असल में जो फैसला है ये स्वागत योग्य है। जो लंबित पड़े हुए विधेयक हैं वो क्यों लंबित हैं, क्या वजह है, उसके विषय में जानना और जानकारी देना ये राज्यपाल और राज्य सरकार को आवश्यक है। नहीं तो यदि कोई समस्या है ही नहीं तो लंबित क्यों रखा गया है? 3 महीने से अधिक समय तक लंबित नहीं रख सकते, ये सुझाव दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी याचिका के दौरान। अब इसमें हमारा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल तमिलनाडु के जो लंबित विधेयक है उनको हल करेगा, बल्कि पूरे देश में विधायी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण ये मिसाल कायम करेगा। अब यह देखना होगा कि केंद्र राज्य सरकारें इस फैसले को किस तरह लागू करती हैं और इससे भविष्य में ऐसी देरी की घटनाएं रुकेंगी और इस पर सरकार बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर। तो ये आज की ये महत्वपूर्ण खबर थी। आपके अपने विचार इस विषय में आप ज़रूर लिखिएगा। इस रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। जैसा कि हमारा हर रोज़ आपको AI से संबंधित सूचना, कोई ना कोई जानकारी देने का हमने निर्णय किया है, उसमें काफ़ी सारी जो खबरें हैं मैं आपको बता भी चुकी हूँ। आज एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने वाली हूँ। ये खबर आ रही है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय खुल गया है। दैट मीन AI, स्पेशल AI टेक्नोलॉजी के लिए एक विश्वविद्यालय खुला है। अब इस विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी और इससे लाभ क्या होगा महाराष्ट्र की जनता को, उस पर बात कर लेते हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई है और इस महत्वाकांक्षी योजना के कार्यान्वयन के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का भी निर्माण किया गया है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आशीष शेलार ने बीते शनिवार को इसकी घोषणा की। यह पहला महाराष्ट्र को तकनीकी नवाचार और AI शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए इस दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। तो ये छात्रों को ट्रेनिंग देगा AI टेक्नोलॉजी की। इसमें महत्वपूर्ण जो खबरें हैं, महत्वपूर्ण क्या रहेगा वो हम जान लेते हैं। तो पहले यह है कि स्वदेशी AI विश्वविद्यालय है ये। महाराष्ट्र का ये पहला AI विश्वविद्यालय है और महाराष्ट्र इसमें पहला राज्य बनेगा जिसने अपना AI विश्वविद्यालय स्थापित किया है। और ये जो तकनीक है इसमें एक ये प्रगति के लिए मील का पत्थर है। इसकी देश को आवश्यकता थी, ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस पर कदम बढ़ाया है तो स्वागत योग्य है।
अब इसमें शोध और विकास का ये केंद्र बनेगा। विश्वविद्यालय एआई और इससे संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा, जिसमें नवाचार को नई ऊंचाइयां मिलेगी। और कौशल विकास नीति निर्माण इसमें होगा। इसके तहत ये संस्था युवाओं में कौशल विकास, तकनीकी नवाचार और नीति निर्माण पर भी केंद्र अपनी जो नीति है वो स्थापित करेगी, जिससे रोजगार के नए नए अवसर, यानी कि जो एआई के क्षेत्र में जो नए नए अवसर है वो जनता को मिलेंगे, वो युवाओं को उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इसमें उत्कृष्टता का ये केंद्र बनेगा। विश्वविद्यालय उद्योग, शिक्षा और सरकार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा, जो इसे उत्कृष्टता का केंद्र बनाएगा, ऐसा कहना है महाराष्ट्र की सरकार का। तो इसमें बीजेपी ने घोषणा पत्र का इसको हिस्सा बनाया हुआ था, तो उसमें ये पहला कदम है। यह पहल बीजेपी के चुनावी घोषणा में शामिल तकनीकी विकास के वादे को पूरा करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है, ये उनका कहना है, जिसको लेकर इन्होंने एक विशेष टास्क फोर्स भी बनाई है। इस टास्क फोर्स में आईआईटी मुंबई के निदेशक, गूगल इंडिया, महिंद्रा ग्रुप और L&T जैसे संस्थानों के प्रतिनिधि, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी इस टास्क फोर्स में शामिल है, जो इस विश्वविद्यालय को एक पूरा रूप प्रदान करेंगे। अब इस पर जो कार्य योजना है उसमें जो काम चल रहा है, टास्क फोर्स ने अब तक 2 बैठकें पूरी कर ली हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए रोड मैप को अंतिम रूप देने में लोग जुटे हुए हैं कि किस प्रकार से इसको बनाया जाएगा और चलाया जाएगा। और महाराष्ट्र का तकनीकी केंद्र बनने का अपना एक लक्ष्य है। यह पहल महाराष्ट्र को तकनीकी नवाचार और शिक्षा का हब बनाने की ओर एक सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो इन्होंने अपने चुनावी दावे में किया था। अब इस पर मंत्रियों की प्रतिक्रिया क्या है? तो मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि यह विश्वविद्यालय एआई शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार का केंद्र बनेगा पूरे भारत में। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र को एआई शिक्षा और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने की है। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल महाराष्ट्र के लिए बल्कि एआई नेतृत्व में अग्रणी बनाएगी, बल्कि पूरे भारत को तकनीकी प्रगति में भी अपनी तरफ से योगदान देगी। अब इसमें भविष्य की संभावनाएं क्या है उस पर बात करते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारत को वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। टास्क फोर्स द्वारा तैयार की जा रही रणनीति के आधार पर विश्वविद्यालय जल्द ही स्थापना की ओर अपना ठोस कदम बढ़ा सकता है। सरकार का निर्णय महाराष्ट्र को प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। तो देर आए दुरुस्त आए, यही हम कह सकते हैं। चलो, महाराष्ट्र सरकार ने ही ये कदम बढ़ाया है। देखना यह है कि जो नया विश्वविद्यालय खुल रहा है उसका लाभ जो युवा है वो किस प्रकार से उठा पाएंगे और कब तक ये बनेगा, तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपको एआई से संबंधित हमारी जो रिपोर्ट है वो कैसी लगती है, आपको जानकारी कैसी लगती है, आपके पास भी कोई नई जानकारी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे साझा कर सकते हैं। आज की इस एआई खबर में इतना ही। तो आज की अभी की जो खबर है वो विदेश से जुड़ी हुई है। अगर आप अमेरिका में रहते हैं और आपका जो वीज़ा है वहाँ पे ख़त्म हुआ है या फिर आपकी नौकरी चली गई है, जो वर्किंग वीज़ा होता है उसकी समय अवधि समाप्त हो रही है, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर अमेरिका छोड़ देना होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको वहाँ पर भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। तो अमेरिका बहुत ही अग्रेसिवली अपनी कंट्री में विदेशों को लेकर, दूसरी कंट्रीज़ को लेकर और दूसरे देशों के जो नागरिक हैं उनको लेकर बड़े बड़े निर्णय ले रहा है और बड़े बड़े इन्होंने अपने ऑपरेशंस चलाए हैं। तो खबर इस प्रकार से है कि अगर आप अमेरिका जाने का सोच रहे हैं और वहाँ 30 दिन से ज़्यादा रहने वाले हैं तो आपको सावधान होना पड़ेगा। और इसमें कहा गया है कि वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन आप अवश्य करा लें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना अदा करना पड़ सकता है या फिर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।
या दोनों ही सजा आपको भुगतनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने विदेशी नागरिकों के लिए नियम अब सख्त कर दिए हैं और नई व्यवस्था के तहत 11 अप्रैल से ये नियम जो है ये लागू हो चुके हैं। और अमेरिका ने अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों को 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि वो जब उनका वीज़ा वगैरह ख़त्म हो जाता है उसके 30 दिन के अंदर अमेरिका को छोड़ दें, नहीं तो उन्हें जेल, जुर्माना या फिर दोनों अलग अलग भुगतना पड़ सकता है। और साथ ही उनको डिपोर्ट किया जाएगा, वो अलग। और डिपोर्ट करने के लिए जिस प्रकार से वो प्लेन में भर करके और वीडियोग्राफी बना करके अपमानित करके जिस प्रकार से उन्होंने भारतीयों को भेजा, तो वो शायद इस प्रकार की कार्रवाई भी कर सकते हैं। और डिपोर्ट में ये भी होता है, ज़रूरी नहीं कि वो आपको आपके देश ही डिपोर्ट करेंगे, वो कहीं भी छोड़ सकते हैं। तो व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय सीमा पर रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है और इसका पालन न करना एक अपराध माना जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आपको की गिरफ्तारी हो सकती है और डिपोर्ट किया जाएगा आपको। आप कभी भी हमारे देश में वापस नहीं आ पाएंगे। वैसे यह निर्णय उन लोगों पर सीधे असर नहीं करेगा जो कि अभी H-1B या छात्र वीज़ा जैसे वीज़ा पर अभी अमेरिका में रह रहे हैं। लेकिन हाँ, यदि आपका H-1B वीज़ा धारक कोई व्यक्ति अपनी नौकरी खो देता है तो निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे देश छोड़ना होगा और उससे पहले उसको अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा, क्योंकि उसकी कंपनी ने उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। तो ऐसे में वो अवैध नागरिक की श्रेणी में आ जाएंगे। तो 30 दिन के अंदर उन्हें सारा कार्य पूरा कर लेना है, अपना पंजीकरण कराना और साथ ही 30 दिन के अंदर अपने आप वो देश छोड़कर चले जाएं, अमेरिका छोड़कर वापस चले जाएं। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने एक्स पर अवैध प्रवासियों के लिए संदेश शीट से जारी पोस्ट में उन विदेशी नागरिकों को चले जाने के लिए कहा जो बिना अनुमति के वहां रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि यदि आपके पास निष्कासन का अंतिम समय प्राप्त हो गया, आदेश प्राप्त हो गया है और फिर भी रुके हुए हैं तो आपको जुर्माना देना होगा और ये जुर्माना प्रतिदिन $998 हो सकता है। $998 प्रतिदिन का जुर्माना देना ही होगा। और यदि आप स्वनिर्वाचन का दावा करने के बाद भी ऐसा नहीं करते हैं, यानी आप कह देते हैं कि हाँ हम जा रहे हैं 30 दिन के अंदर और आप नहीं जाते हैं, तो आपको 1000 से $5000 का जुर्माना अलग से देना होगा। जो $998 पर डे का जो जुर्माना है वो तो है ही, लेकिन आपने प्रॉमिस किया, आपने कहा कि 30 दिन के अंदर आप हैं तो उसके बाद आप जा रहे हैं, वो आपने कंप्लीट नहीं किया तो अलग से आपका 1000 से 5000 के बीच $1000 से $5000 के बीच आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, जो कि भारत के हिसाब से लाखों में पड़ता है। नए नियम के तहत विदेशी नागरिकों को हर समय अपना पंजीकरण जो उन्होंने करवा रखा है उसका प्रूफ अपनी जेब में अपने साथ रखना होगा। कहीं भी पुलिस या कोई उनसे पूछताछ करे तो उनको दिखाना पड़ेगा। DHS ने स्पष्ट किया कि 11 अप्रैल के बाद अमेरिका में प्रवेश करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको 30 दिन के भीतर पंजीकरण करा लेना आवश्यक है। केवल आपका वीज़ा ही काफ़ी नहीं है, या आपका 30 दिन तक का जो पंजीकरण है ये भी आपको कराना होगा, क्योंकि आपकी समय सीमा जिस दिन खत्म होगी, मान लीजिए 11 अप्रैल को खत्म हो गई लेकिन आपके पास पंजीकरण आपने पहले से करवा के नहीं रखा है तो इलीगल माना जाएगा और आपको $998 प्रतिदिन के हिसाब से आप पे चार्ज लगेगा। लेकिन पंजीकरण आपने करा रखा है और विदिन 30 डेज आप निकलने वाले और निकल भी जाते हैं तो इस जुर्माने और इस जो सजा का प्रावधान है उससे आप बच सकते हैं। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष की आयु पूरी करने वाले जो बच्चे हैं उससे अधिक आयु या इतनी आयु जो पूरे कर चुके हैं उन्हें भी अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा से कराना होगा। तो ये खबर थी, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जाने का सोच रहे हैं, या फिर आप भारत में भी हमारे और अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके आधार पर हमने विदेश की एक खबर आपको बताई है। इस पर आपका क्या कहना है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारी आखिरी खबर पर। अभी बीते समय बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें एक ट्रेन को, पाकिस्तान की ट्रेन को बंधक बनाया गया था जिसमें बलोच लिबरेशन आर्मी का नाम आया था। तो उसी को लेकर ये खबर है। खबर इस प्रकार से है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में अमेरिका की एंट्री करवाने पर मोहर लगभग लगा दी है। और इसमें क्या होगा कि अमेरिका को बलूचिस्तान के अंदर जो खनिज पदार्थ हैं उनकी
जो खदानें हैं उनको लीज पर देने की योजना पाकिस्तान ने बना रखी है और इसको अंतिम रूप दिया जा चुका है। तो ये जो ट्रेन को बंधक बनाया गया था वो बलोच लिबरेशन आर्मी ने इसी वजह से बनाया था। पाकिस्तान की बातचीत चल रही है अमेरिका के साथ, ताकि अमेरिका बलूचिस्तान में जो खनिज है वहाँ पर बहुत आयामी सोने की खदानें भी हैं और खनिज पदार्थ काफ़ी मात्रा में है, और ये योजना है कि ताकि वो अमेरिका को लीज पर दे तो उससे पैसा आए, साथ में बलोच लिबरेशन आर्मी का जो आंदोलन चल रहा है उसको कुचला जा सके। तो अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े प्रांत यानी कि बलूचिस्तान में नई चाल चलने जा रहा है पाकिस्तान, और उसमें विद्रोह झेल रहे इस इलाकों में पाक अमेरिका की एंट्री कराने की योजना बना रहा है। लगभग इसको अंतिम रूप दे दिया गया है। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिका को माइनिंग लीज देने का प्लान बनाया है। वजह है अरबों डॉलर के खनिज संसाधनों का खनन करना और अच्छी खासी डॉलर में कमाई करना, और साथ ही बलोच लिबरेशन आर्मी या बलोच जो विद्रोही है उनको कुचलना। ऐसा ही कुछ बलूचिस्तान पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए पाकिस्तान ने वहाँ की जो ज़मीन है उस पर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए चाइना को भी इसी प्रकार की योजना के तहत चाइना के साथ अनुबंध किया था, जिस पर इन्होंने काम भी किया लंबे समय तक। ठीक उसी प्रकार का ये एक और कार्य कर रहे हैं कि जो खनिज है वहाँ की जो माइनिंग करवाने के लिए अमेरिका को लीज पर वो दे रहे हैं। अब इसे होगा ये, पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका न सिर्फ यहाँ पर अपनी मशीनरी लेके आएगा बल्कि अमेरिका के ड्रोन्स भी आएंगे। उन ड्रोन्स के माध्यम से वो इन खनिज जो उनका जो भी खनन कार्य चलेगा उस पर नज़र रखेंगे। ऐसे में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बलोच विद्रोही है जो हमले वगैरह करते रहते हैं उन पर रोक लगेगी और अमेरिका खुद भी उन पर नज़र रखेगा। साथ ही पाकिस्तान का जो कब्जा है बलूचिस्तान पर वो मजबूत रहेगा। बलूचिस्तान जो अपनी आज़ादी के ख्वाब देख रहा है वो उसके पर उतरे जाएंगे और साथ ही पाकिस्तान इससे भारी मुनाफा और पैसा कमाएगा। अक्सर पाकिस्तान क्या करता है, बलूचिस्तान के जो संसाधन है उनका प्रयोग तो करता है परंतु बलूचिस्तान के लोगों को किसी भी प्रकार की सुविधाएं रोजगार नहीं देता है। वहाँ के लोगों के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जाता है और बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस करके वहाँ बहुत सारे लोगों को गायब भी कर दिया गया है। बलूचिस्तान आधिकारिक रूप से ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान ने चालाकी से इसको हथिया रखा है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान इससे अलग होना चाहता है, आज़ाद होना चाहता है। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण खबर थी, जिसके बाद आपको ये स्पष्ट होगा कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो हमला किया था पाकिस्तान की एक ट्रेन पर, हालांकि उसमें आम नागरिक मारे गए थे, लेकिन वो जो हमला हुआ था उसके पीछे की वजह ये भी बताई जा रही है। तो आज का जो हमारे बुलेटिन है ये आपको कैसा लगा है, अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।